बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2 में बोन ओपनहैमर अप्रॉक्सीमेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, द बोन ओपनहैमर अप्रॉक्सीमेशन, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि इट इज़ एन अप्रॉक्सीमेशन। ये अप्रॉक्सीमेशन जो है इसमें हम ये अज्यूम्शन करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मोशन और न्यूक्लियर मोशन जो है उनको मॉलिक्यूल के अंदर हम सेपरेट कर सकते हैं। और अगर हम उनको सेपरेट कर सकते हैं तो जो मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन होगा उसको हम इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन और न्यूक्लियर पोजीशन के हिसाब से जो है वो लिख सकते हैं या अज्यूम कर सकते हैं। तो इस अजम्पशन में हमने दो ये पॉइंट जो है उनको कंसीडर करना है। पहला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन जो है वो न्यूक्लियर पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उनकी वेलोसिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर मोशन जो है वो बहुत स्लो है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक मोशन, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर मोशन है उसको हम फिक्स्ड कंसीडर कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, मच लेस जो है उसका मास है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई जो है वो तकरीबन समझ लें कि 3 टाइम्स ग्रेटर वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के मास से। तो हम कह सकते हैं कि जो मोशन है न्यूक्लियाई की वो बहुत स्लो है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मोशन के। और दूसरी इसमें असम्पशन ये है कि जो न्यूक्लियर की मोशन है, न्यूक्लियाई की मोशन है, फॉर एग्जांपल उसकी रोटेशनल मोशन, उसकी वाइब्रेशनल मोशन जो है वो बेसिकली हम कहते हैं कि वो स्मेयर्ड आउट है पोटेंशियल से उसकी स्पीडी इलेक्ट्रॉन के साथ। यानी कंपैरिजन उनके साथ जो है वो हम नहीं करते, उनका इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल है। अगर हम इसको हेमेटोनियन जो है उसके फॉर्म में लिख के और हम कहें कि इनका हेमेटोनियन जो है वो सेपरेबल करके हम इसको 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स के अंदर लेकर जाएं और फिर उसकी टोटल आइगन फंक्शन जो है उसकी जो हमारे पास प्रोडक्ट होगी वो इंडिविजुअल जो आइगन फंक्शन है उसके बराबर होगी। और फिर हम सेपरेट कर सकते हैं हेमिल्टोनियन टर्म्स को, और टोटल आइगन वैल्यूज जो हैं वो क्या होंगी, वो इंडिविजुअल आइगन वैल्यूज जो हैं जो कि सेपरेटली कैलकुलेट होंगी हेमिल्टोनियन की, उनका सम अप होगा। सो हम कंसीडर करते हैं फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो हेमिल्टोनियन है वो सेपरेबल है इन 2 टर्म्स। एक टर्म जो है उसको हम Q1 कोऑर्डिनेट ले लेते हैं और दूसरी टर्म के लिए हम Q2 कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ टर्म से क्या मुराद है? यहाँ टर्म 2 टर्म से मुराद है कि हम न्यूक्लियाई का अलग से जो है वो कैलकुलेट करें और इलेक्ट्रॉन का अलग से कैलकुलेट करें। यानी इन टर्म्स को हम कह रहे हैं जो कि वो हमारी टर्म्स जो है न्यूक्लियाई की है या फिर इलेक्ट्रॉन की है। तो इसके जो हेमिल्टोनियन होगा दैट कैन बी रिटन एज H इज इक्वल टू H सब ऑफ 1 ऑफ Q1 प्लस H सब ऑफ 2 Q2। जब हम इसकी ओवरऑल जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसको कैलकुलेट करते हैं तो दैट कैन बी रिटन एज H psi of Q1 Q2 is equal to E psi Q1 Q2। अगर हम ये अज्यूम करें कि इसका जो टोटल वेव फंक्शन है उसको हम लिख लें इन टर्म्स ऑफ psi Q1 Q2 और उसको हम कहें कि ये सेपरेबल है और हम कहें कि हम इस वेव फंक्शन, टोटल वेव फंक्शन को प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोडक्ट ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर, तो इनकी जो आइगन वैल्यूज होंगी उस वो भी रिस्पेक्टिवली जो हमारे पास हेमिल्टोनियन होगा psi 1 का और psi 2 का होगा उसके रिस्पेक्टिवली E1 और E2 होंगी। और फिर इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं कि टोटल हेमिल्टोनियन जो है वो सम ऑफ H1 और H2 हेमिल्टोनियंस का है। और जब उसको हम इस पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एसोसिएटेड प्रॉपर्टी जो है एडिशन की उसको अप्लाई करके ये हेमिल्टोनियन इस पे एक दफा अप्लाई करेंगे प्लस ये हेमिल्टोनियन इस पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्टिव हमारे पास आइगन वैल्यू ये आई और इसके रिस्पेक्टिव जो आइगन वैल्यू है वो ये है। अब हम इन दोनों में से
ये जो वेव फंक्शन है उसको कॉमन लें तो हमारे पास E1 प्लस E2 होगा, यानी जिस तरह हमने यहाँ पे ऑपरेटर अप्लाई किया और ये हमारे पास टोटल एनर्जी होगी इस वेव फंक्शन की, और उस टोटल एनर्जी को हम E की सूरत में लिख सकते हैं। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास आइजन फंक्शन है H, वो प्रोडक्ट है आइजन फंक्शन ऑफ H1 एंड H2 का, और उसकी जो आइजन वैल्यूज हैं वो सम है H1 की आइजन वैल्यू और H2 की आइजन वैल्यू का, जैसा कि यहाँ पे अभी हमने ये देखा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास हैमिल्टोनियन जिसको हमने लिखा कि वो सॉल्यूशन है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, तो फिर हमारे पास T सब ऑफ M प्लस T सब ऑफ E प्लस VEE ऑफ R प्लस VNN ऑफ R, या कैपिटल R जो वेरिएबल है वो विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियाई है, और स्मॉल r जो वेरिएबल है वो विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, यानी ये टोटल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो टोटल एनर्जी है दैट इज द सम ऑफ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये एनर्जी है, यहाँ पे हमने कहा कि ये हमारे पास जो है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। फिर इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल है, और फिर न्यूक्लियाई का पोटेंशियल है। इसी तरह पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई का पोटेंशियल है, जब ये सारे पोटेंशियल्स और काइनेटिक एनर्जी जो है वो सम अप होके टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी दिस इज द टोटल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को हमने मॉलिक्यूल कहा। यहाँ पे हम बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन जो है उसको अप्लाई करें तो इसकी एक डायनामिक सेंस जो है वो हमारे सामने आती है, और वो जो डायनामिक सेंस है वो हमें ये स्ट्रॉन्ग सेपरेशन जो है वो टाइम स्केल के अंदर जो बताती है कि हम इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर मोशन जो है उसको अलग अलग कंसिडर करें। और अगर हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर अलग अलग कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन चूंकि मच लाइटर पार्टिकल है न्यूक्लियाई की निस्बत, यानी तकरीबन जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा था इन द ऑर्डर ऑफ 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड, तो फिर हम इसको जो है वो कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि जो टोटल वेव फंक्शन है सही x और r का, यहाँ x से मुराद जो है वो वेरिएबल फॉर द इलेक्ट्रॉन है और कैपिटल R वेरिएबल फॉर द न्यूक्लियाई। तो इसको हम सेपरेट अगर करें तो हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास जो फाई सब ऑफ E है ये इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, और फाई सब ऑफ M जो है वो न्यूक्लियाई का जो है वो हमारे पास वेव फंक्शन है। सो अगर हम इसमें ये देखें कि हमारे पास जो हैमिल्टोनियन है उसको दोबारा हम इस तरह से टर्म को जो है वो कंसीडर करें कि हम इसमें ये देखें कि ये जो टर्म हमारे पास V सब ऑफ En है ये प्रिवेंट करती है हमें कि हम यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई का जो इंटरेक्शन है वो मौजूद है। लेकिन बोर्न ओपेनहाइमर जो है वो अप्रोक्सीमेशन हमें ये कहती है कि हमने इस फैक्ट को जो है वो अपने ज़हन में रखना है कि न्यूक्लियाई जो है वो 1000 टाइम्स जो है वो हैवियर है इलेक्ट्रॉन से, तो इस वजह से हम ये जो टर्म है इसको निग्लेक्ट करेंगे और हम कहेंगे कि ये जो मोशन है उसमें क्योंकि जो हमारे पास न्यूक्लियाई है वो बहुत हैवियर है, उसकी मोशन जो है वो कंपैरेटिवली टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं कि वो बहुत स्लो है, और फिर हम उसको फिक्स कर दें और हम ये कहें कि वो स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक मोशन। तो इलेक्ट्रॉनिक मोशन तो बहुत फास्ट है क्योंकि बहुत लाइटर पार्टिकल है उसकी वजह से। सो इन अजम्पशन को अगर हम अपने ज़हन में रखते हैं तो ये जहां पे जो हमारे पास डायनामिक सेंस निकलती है इलेक्ट्रॉन की वो रिगार्डिंग द पार्टिकल्स, वो ये है कि न्यूक्लियर मोशन जो है वो बेसिकली एडियाबैथिकली जो है वो मोशन है, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियाई है उसमें टाइम रिलैक्सेशन जो है वो फाइनाइट है और वो ड्रैग कर रहा है इसके साथ न्यूक्लियाई के साथ फाइनाइट रिलैक्सेशन जो है वो टाइम के हिसाब से उसको ज़हन में रखे बगैर। ऑफ कोर्स ये अप्रोक्सीमेशन ही है और इस अप्रोक्सीमेशन को हमने अपने ज़हन में रखते हुए हमने कहना है कि ये ऐसा नहीं कर रहा, नॉन एडियाबैटिक इफेक्ट है इसमें, और ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन को कि वो फॉलो करे इस चीज को इंस्टेंटेनियसली मैनर्स के अंदर। तो अगर हम इसको
मैनी सिस्टम्स के साथ जो है वो अटैच करें, तो जो एडियाबैटिक सेपरेशन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई की, वो एक एक्सीलेंट अप्रोक्सीमेशन देता है। तो इसके नतीजे में क्या आता है, इसके नतीजे में मैस डिफरेंस की बात करते हैं हम, कि मैस डिफरेंस है किसके दरमियान, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के दरमियान। और न्यूक्लियर जो कंपोनेंट्स हैं उनका जो वेव फंक्शन है वो ज्यादा लोकलाइज्ड है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की निस्बत, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन की निस्बत। जो न्यूक्लियाई का कंपोनेंट ये हमारे पास है, मोशन है, उसका वेव फंक्शन ज्यादा लोकलाइज्ड है। और अगर इसको हम क्लासिकल मैनर्स के अंदर देखें तो इसकी जो क्लासिकल लिमिट है वो हमें ये बताती है कि जो न्यूक्लियर है वो फुली लोकलाइज्ड है और वो एक सिंगल पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम इस चीज को अपने ज़हन में अगर कंसीडर करके चलते हैं तो जो हमारे पास न्यूक्लियाई का हैमिल्टोनियन है उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, वो इफेक्टिव नहीं है। इसलिए हम T सब ऑफ n उसको भी निगलेक्ट कर सकते हैं। T सब ऑफ n क्या है, काइनेटिक एनर्जी है न्यूक्लियाई की, और T सब ऑफ E काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की। अब T सब ऑफ n यानी न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी जो मच स्लोअर है, बहुत कम है, उसकी मोशन जो है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो रेशियो है मैसेस की वो इफेक्ट कर रही है इस फैक्टर। सो न्यूक्लियाई जो है वो 1000 टाइम ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन के मैस से, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये मोशन निगलेक्टेड है और इसका जो न्यूक्लियाई का हैमिल्टोनियन है वो निगलेक्ट किया जा सकता है, इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा। सो जो हमारे पास न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें फिर जब हम उसका हैमिल्टोनियन लिखते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई का, उसमें हमारे पास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की और हमारे पास पोटेंशियल है। ये एनर्जी जो पोटेंशियल है हमारे पास इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई का, जिसमें ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए वेरिएबल है और ये हमारे पास न्यूक्लियाई के लिए वेरिएबल है। इसी तरह न्यूक्लियाई इंटरेक्शन है और फिर हमारे पास जो है वो पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन का। तो यहाँ पे जब हैमिल्टोनियन अप्लाई करते हैं हम, वो हैमिल्टोनियन जब हमने 5 सब ऑफ E पे अप्लाई किया, इसमें हमने कंसीडर किया कि हमारे पास जो हैमिल्टोनियन है न्यूक्लियाई का वो निगलेक्टेड है, और फिर इससे हमें जो आइजन वैल्यू मिलती है यानी हमें जो एनर्जी वैल्यू मिलती है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के लिए मिलती है। अब ये काम जो है ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये क्लैम्प्ड जो न्यूक्लियाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको हमें ये दे रहा है, क्लैम्प्ड होके हमारे पास न्यूक्लियाई मिल रहा है। इसको हम अगर ज़हन में रखें कि न्यूक्लियाई के इंटरेक्शन जो है उसको निगलेक्ट करें और इस इक्वेशन के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि जो हमारे पास R पैरामीटर है वो पैरामीटर एक कांस्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि हम हैमिल्टोनियन जो है वो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हैमिल्टोनियन को सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास ये कैपिटल R जो है इस टर्म को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, और जब हम न्यूक्लियाई के हिसाब से करेंगे तो फिर ये हमारे पास वेरिएबल होगा। और इसमें हम कहते हैं कि आइजन वैल्यूज जो है वो शिफ्ट होती हैं एक कांस्टेंट अमाउंट के साथ, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है न्यूक्लियाई का उसको हम इग्नोर कर दें और उसको हम वहां से निकाल के हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसको अगर लिखें तो वो फिर इस शक्ल में आती है हमारे पास। हैमिल्टोनियन फॉर द इलेक्ट्रॉन जो है दैट कैन बी द एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स की हम बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कहा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन है वो हमें देता है एनर्जीज जो है वो, जिसमें हमने जो है वो कंसीडर किया है कि हमारे पास जो VNN है उसको इंक्लूड करें हम किसके अंदर, या हम उसको जो है वो अलग करते हैं। तो उसमें हमारे पास ये जो हमने लास्ट टाइम इंक्लूड किया था VNN, उसकी बजाय ये जो सबस्क्रिप्ट लिखा इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन का, ये उससे डिफर करता है कि ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है इस इक्वेशन में VNN नहीं है,
यानी ये हैमिल्टोनियन सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई कर रहे हैं। और अगर हम ये कंसिडर करें कि जो ओरिजिनल हैमिल्टोनियन है उसका हम वेव फंक्शन लिखें, तो उसका वेव फंक्शन जो था वो हमारे पास साई आर, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर था। अब इसको हम अलग अलग कर लें, अलग अलग करेंगे तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन होगा उसमें हमारे पास जो न्यूक्लियाई है उसको हम कंसीडर करेंगे, उस आर पैरामीटर को। लेकिन जब हमारे पास जो न्यूक्लियाई का है उसमें हमारे पास स्मॉल आर नहीं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट जो है वो नहीं। सो हम इस हैमिल्टोनियन को जब यहां पे लिखेंगे तो टोटल एनर्जी हमें वो देगा सिस्टम की। वो टोटल एनर्जी किसके बराबर है? वो हमारे पास न्यूक्लियाई की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई की एनर्जी है, और न्यूक्लियाई की एनर्जी। अब ये एनर्जी और ये हमारे पास वो वेव फंक्शन है, ये टोटल एनर्जी के बराबर है। चूंकि हमारे पास टी जो है उसमें आर टर्म नहीं है, वो आर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि टीई जो है हमारे पास आइजन वैल्यू वो हमें जो रिजल्ट्स दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन है वहां से दे रही है। तो उसके हिसाब से अगर हम ये देखें तो हमारे पास ये कांस्टेंट वेव फंक्शन है, इसको हमने कहा ये कांस्टेंट, इसको हमने बाहर निकाल लिया, ऑपरेटर इस पे अप्लाई किया, हैमिल्टोनियन इस पे अप्लाई किया। इससे ये क्या हुआ कि इससे हमने कहा कि हमारे पास जो assumption है वो इस शक्ल में दोबारा आती है, और इस शक्ल में हम कह सकते हैं कि अगर हम ये वाली एनर्जी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आर है, जिस तरह इसमें सिर्फ और सिर्फ स्मॉल आर था, तो ये सिर्फ इस ऑपरेटर के ऊपर हैमिल्टोनियन अप्लाई किया तो उसने हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी, और जब हमने यहाँ पे अप्लाई किया न्यूक्लियाई के लिए तो ये एनर्जी जो आइजन वैल्यू आई है वो सिर्फ न्यूक्लियाई के वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करने से आई। इसमें फिर हमारे पास ये वेव फंक्शन जो है उस पे हमारा ऑपरेटर नहीं, ये उसके रिस्पेक्टिव कांस्टेंट था, यानी इसको हमने अलग अलग कैलकुलेट किया। चेन रूल को अप्लाई करते हुए हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो है उसको अप्लाई करेंगे चेन रूल से, तो हमारे पास ये इक्वेशंस जो हैं वो कुछ इस टर्म्स में आ जाएंगे। यानी जब हमने इसका डेल ऑपरेटर लिया विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर तो उस इन वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इसमें हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये कांस्टेंट हुई, या इस टर्म के ऊपर सिर्फ फाई एज सब ऑफ एन ऑफ आर पे अप्लाई हुआ, और फिर हमने इसको देखा कि ये हमारे पास ये इसमें भी आर वेरिएबल है, इसमें भी आर वेरिएबल है, तो ये हमारे पास u इंटू वी वाला जो प्रोडक्ट फार्मूला था वो हमने अप्लाई करके इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। यूजिंग दीज फैक्ट्स हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वेव इक्वेशन जो है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी टीई प्लस वीई एन और ऑफ आर प्लस वीई, ये हमारे पास आइजन वैल्यू है हैमिल्टोनियन की जो कि इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन है, और ये हमारे पास टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करें तो इस इक्वेशन को हम जो है वो इस टर्म्स के अंदर जो है वो लिख सकते हैं, और यहां से हमने जो टोटल एनर्जी कैलकुलेट की वो हमारे पास ये वाली आ गई, और इसको हम कह सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है ये पूरी टर्म जो है वो हमारे पास टोटल एनर्जी आ रही है, और ये हमारे पास वेव फंक्शन है। अब हम एस्टिमेट करते हैं इसमें इसके मैग्नीट्यूड्स को, जो लास्ट टर्म हमने ब्रैकेट के अंदर लिखी है उसमें, क्योंकि उसमें जो टिपिकल कंट्रीब्यूशन है वो इस फॉर्म का है, लेकिन ये वाली जो टर्म है सेम ऑर्डर में वो बेसिकली डेरिवेटिव ऑपरेटर है हमारी इस अप्रोक्सीमेशन का सेम डायमेंशन के अंदर। सो हम जो हमारे पास लेटर टर्म है फाई सब ऑफ ई की, उसको हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास उसके साथ इस टर्म को जो है वो हम ऑपरेट जो है हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर है इलेक्ट्रॉन का उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। सो जो हमारे पास ये वाली टर्म है वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली जो है वो मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m है। अब हम यहाँ पे अगर उसको मोमेंटम जो है उसको इस शक्ल में लिखें, यानी हम यहाँ पे जो है वो उनकी वैल्यूज लिखें, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो ई स्मॉल m ओवर कैपिटल M टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, और ये तकरीबन हमें पता है कि ये जो रेशो है वो तकरीबन 1000 गुना जो है वो कम वैल्यू है,
इसलिए हम इस टर्म्स के अंदर जो है इस टर्म को अपनी लास्ट जो ओकेजन है उसमें से ड्रॉप कर देते हैं, और बाकी जो हमारे पास एनर्जी बचती है वो ये बचती है, ये हमारे पास एनर्जी टोटल एनर्जी है इस सिस्टम की। इसी तरह हम अगर न्यूक्लियर सिमिलर वेव इक्वेशन को कंसीडर करते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियाई मोशन है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के वजह से जो है वो पोटेंशियल सेटअप करती है। तो अगर हम इसको जो है वो सादा लफ्जों में समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि जो लार्ज डिफरेंस है वो रिलेटिव मैसेस की वजह से है, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई की वजह से है। और इसी चीज को हम अपने माइंड में रखते हुए हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। यही हमें बॉर्न ओपनहैमर ने बताया कि ये जो सेपरेशन है हम इस रेंज में रखते हुए इस चीज को कि हमारे पास जो न्यूक्लियाई की मोशन है और इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है उनके मैसेस के डिफरेंस की वजह से जो है वो कंपैरेटिव है। सो हम कंपैरेटिव है तो हम उनको अलग अलग जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। जब हम उनको सेपरेट वेव फंक्शन के साथ कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर वेव फंक्शन है और इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन है, तो फिर हम इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हम उनको न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट सेट करके। तो जब न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट सेट करके करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी टोटल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो हम उसको कुछ इस अंदाज में लिख सकते हैं। सो द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो हम ऑब्टेन करेंगे वो एक पोटेंशियल टर्म है जो कि मोशन ऑफ न्यूक्लियाई जो है उससे जो है वो वजाहत ली जा रही है, क्योंकि न्यूक्लियर वेव फंक्शन जो है वो इसमें इफेक्टिव है। तो अगर हम न्यूक्लियर ये अब सिमिलर वेव इक्वेशन जो फॉर इलेक्ट्रॉन है और अगर हम उसको डिस्क्राइब करें न्यूक्लियर वेव फंक्शन के हिसाब से तो ये जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं एनर्जी टर्म्स हैं वो इस तरह से आएंगी। तो बॉर्न ओपनहैमर जो अप्रोक्सीमेशन है वो हमें ये कहती है कि जब हम ये कंसीडर कर लें कि मैसेज जो हैं वो रिलेटिव हैं और डिफरेंस जो है उनके दरमियान जो है वो रिलेटिव मैसेज की वजह से डिफरेंस है, और हम इनको अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं और अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। गो कि इनका आपस में जो है वो इफेक्ट है, ये एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं, लेकिन हम उस इफेक्ट को जो है वो अज्यूम करते हैं कि नहीं है। इसलिए हम दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए अलग से सिमिलर वेव इक्वेशन सॉल्व करेंगे और न्यूक्लियाई के लिए अलग से सिमिलर वेव इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और ये हमें एक इजियर वे दे देता है कि हम अलग अलग जो है वो मॉलिक्यूल जो है उनकी एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट था ओपनहैमर अप्रोक्सीमेशन का वो ये था। थैंक यू वेरी मच।